वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, यानी कि सोवियत जो यूनियन था, सोवियत जो संघ था, उसका जो विघटन है वो किस लिए हुआ, क्या कारण ऐसे बने जिसकी वजह से ये विघटन हुआ। हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे एक जो दूसरी दुनिया की सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, यानी कि अमेरिका के बाद जो सबसे पावरफुल कंट्री थी, वो क्या ऐसे रीजन रहे कि वो एकदम से विघटित ही हो गया। दिस इज़ अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि सोवियत संघ से पहले, यानी कि सोवियत यूनियन से पहले भी बहुत सारे ऐसे देश हुए हैं जहाँ पे कोलैप्स हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है, और सोवियत संघ के बाद भी होते रहे होंगे या हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों हम इस चैप्टर को इसके बारे में पढ़ रहे हैं, देखिए आगे। वाइल देयर आर सम यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत कोलैप्स, क्योंकि जो सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स था, सोवियत संघ का जो विघटन होना था, उसे कुछ अमेजिंग कारण रहे हैं जिनकी वजह से इसको जानना जरूरी हो जाता है। वो कारण क्या रहे उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ। देयर मे बी मोर जनरल लेसन्स टू ड्रॉन from this very important case। There is no doubt that the internal weakness of the Soviet political and economic institutions। सबसे पहला कारण क्या बताया कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सोवियत यूनियन थी उसकी जो इंटरनल आंतरिक जो वीकनेस थी, कमजोरी थी, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो विघटन हुआ, यानी कि जो सोवियत यूनियन का इंटीग्रेशन है वो हुआ। अब वो जो इंटरनल वीकनेस क्या थी, वो ये भी हम कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोग थे उनको जो ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो रवैया था, जो काम करने का तरीका था, वो पसंद नहीं आ रहा था। फिर गोर्बाचोव आए तो उन्हीं के पार्टी के लोग उनके काम करने के तरीके को पसंद नहीं कर रहे थे, यानी कि इंटरनल कारण काफ़ी सारे थे। विच फेल टू मीट द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ सिस्टम। जो मतलब कि ये इंस्टीट्यूशन थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये जो लोग थे, जनता थी सोवियत यूनियन की, वहाँ के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध, मतलब उनकी इच्छाओं को पूरा कर नहीं पा रहे थे, यानी कि जैसे जो उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ज़रूरतें थी उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से भी ये कोलैप्स हुआ। अब क्या है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन for many years led to severe consumer shortage and a large section of Soviet society began to doubt and questions on the system and to do so openly। अब जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी उसमें, यानी कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या होती है कि आर्थिक गतिहीनता, यानी कि आर्थिक रूप से जो सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ था, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो उपभोक्ता वस्तुएं थी उनकी कमी हो गई थी, उनको वो पूरी नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जो सोवियत संघ की जो जनता थी, सोवियत सोसाइटी थी, उन्होंने सिस्टम के ऊपर ही क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। और अब वो पहले तो वो ऐसा हमने पढ़ा था ना, कार्टून्स के जरिए करते थे, लेकिन अब वो कैसे करने लगे, ओपनली इसका विरोध करने लगे। वाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इकोनॉमी जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, ये इकोनॉमी स्टैग्नेट ही कैसे हुई, गतिहीन ही कैसे हुई, यानी कि कमज़ोर कैसे पड़ी। दी आंसर इज़ पार्शियली क्लियर। जो आंसर है वो क्लियर है। दी सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग ए न्यूक्लियर एंड मिलिट्री arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system। अब इसमें सोवियत सिस्टम में भी कौन से कंट्री आते हैं, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर। अब देखो ये क्यों हुआ वीक, क्योंकि कि जो सोवियत इकोनॉमी थी उसने अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का किस चीज़ के लिए प्रयोग किया, न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग किया, मिलिट्री इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकले थे, कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि हो सकता है आगे भी वर्ल्ड वॉर हो,
तो इसलिए उन्होंने अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बनाने और एक तरह से जो यूएस था उसको उसकी बराबरी करने के लिए अपने सारे जो संपन्नता थी, जो पैसा था, उसको उसमें लगाने की ज़्यादा कोशिश की बजाय कि अपनी जनता के लिए कार्य करने के। ठीक है, इस वजह से भी यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ, यानी कि विघटन हुआ। दिस led to huge economic burden that the system could not cope with। अब इस चीज़ ने जो सिस्टम था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया और जिसका सामना ये सिस्टम नहीं कर पाया। एट द सेम टाइम द ऑर्डिनरी सिटीजन बिकम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि जो जनता थी ना वो भी बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको मिल गई किस चीज़ के बारे में कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एडवांस प्रोग्रेस हो रही है। अब ये चीज़ों का फ़र्क हमारे ऊपर भी पड़ता है। जैसे तो चलो उस टाइम की बात हुई जिस टाइम में इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आज हम देखे जाए, आज हमारे पास इंटरनेट है, हम हमेशा कंपेयर क्या करते हैं कि हाँ हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ और अमेरिका वहाँ तक पहुँची है, जापान वहाँ तक पहुँची है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है, तो हम भी क्या चाहते हैं कि हमारा देश भी उसी अकॉर्डिंग तरक्की करे, क्योंकि तरक्की करेगा तो फ़ायदा सबको है। तो यहाँ पर भी जो जनता थी उनको उनकी जो एडवांस प्रोग्रेस हो रही थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसका पता चल रहा था, जिसकी वजह से वो जो ये कम्युनिस्ट सिस्टम था इसके विरुद्ध हो गए और आवाज़ उठाने लगे। दे कुड सी दी डिस्पार्टीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। अब जो लोग थे, जनता थी यहाँ की सोवियत यूनियन की, वो साफ साफ देख रही थी कि उनके सिस्टम में और वेस्टर्न सिस्टम में क्या असमानता है, क्या फ़र्क है। After years of being told that the Soviet system was better than the Western capitalism, the reality of its backwardness came as political and psychological shock। ये बार बार इन लोगों को, सोवियत यूनियन की जनता को बार बार ये बताया जा रहा था कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो वेस्टर्न कैपिटलिज्म से ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो इसकी रियलिटी इनको दिख रही थी सामने, उसकी वजह से जो इसके बैकवर्ड सामने आ रहे थे, उन्होंने उनको पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक दिया और वो उसका विरोध करने लगे। ठीक है। The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well। जो सोवियत यूनियन था वो बिल्कुल प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी बिल्कुल स्थिर हो गया, यानी कि उसमें कोई गति नहीं रही। The Soviet Union had become stagnant in administrative and political sense as well। जो सोवियत यूनियन था वो प्रशासनिक रूप से भी और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल सेंस में भी बिल्कुल गतिहीन हो चुका था। गतिहीन यानी कि उसकी कोई विचारधारा नहीं रही थी, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने 70 ईयर्स से भी ज़्यादा सोवियत यूनियन पर रूल किया था, शासन किया था, वो पार्टी भी आज कैसी हो चुकी थी, वो लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जिसकी अब देखो, अगर कोई सरकार कोई गलत कार्य करती है या ठीक कार्य करती है और जनता उससे जवाब मांगती है तो सरकार को देना पड़ता है। जब भी हम जो मतलब कि जनता होती है उसका विश्वास उस सरकार पर बढ़ता है। ऐसे में अगर वो सरकार गलत कार्य करे और वो जनता उससे जवाब मांगे कि ये कार्य ऐसे क्यों हुआ और किस लिए किया गया, अगर हम उसका जवाब मतलब कोई भी गवर्नमेंट उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाती, जवाबदेह नहीं होती, तो लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाता। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि जो सोवियत यूनियन थी यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ पर थी वो लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी। Ordinary people were alienated by slow and stifling administration, rampant corruption, and the inability of the system to correct mistake. It had made the unwillingness to allow more openness in government and the centralization of the authority in a wasteland। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो साधारण लोग थे, आम जनता जो थी, वो जो प्रशासन की जो स्टिफलिंग थी, जो करप्शन बढ़ रहा था और जो सिस्टम था वो अपने मिस्टेक्स को ठीक नहीं कर रहा था, और जो जनता थी वो उसको किसी तरह से अपनी इच्छाएं जो जाहिर करने की परमिशन नहीं थी, और जो अथॉरिटी थी उसका जो मतलब कि जो सरकार थी उसकी जो अथॉरिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। अब वो क्षेत्र ज़्यादा होता जा रहा था, मतलब पहले थोड़े क्षेत्र पर उसका कब्जा था, अब ज़्यादा पे होता जा रहा था। तो इस सब से लोग जो हैं खुश नहीं थे। वो स्टिल द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर
प्रिविलेजेस दैन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब यहाँ पे एक बात हुई कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी क्या कर रहे थे, ऑर्डिनरी जो लोग थे, सिटीजन्स थे, नागरिक थे देश के, उनकी बजाय जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे यानी कि जो नौकरशाह थे, जो सरकारी वर्कर्स थे, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स एंड गार्बाचोव्स रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू डील विद दिस प्रॉब्लम। अब गार्बाचोव जब यहाँ के सेक्रेटरी बने तो उन्होंने यहाँ पे जो ये सब प्रॉब्लम्स थी इनमें रिफॉर्म्स यानी कि सुधार करने का प्रॉमिस किया। गार्बाचोव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी कैच अप विद द वेस्ट। गार्बाचोव ने प्रॉमिस किया कि उनके सुधारों से वो जो वेस्ट की जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसको पीछा कर सकते हैं, यानी कि उस तक पहुंचने की वो कोशिश करेंगे। एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको लूज़ कर दिया। यू मे वंडर वाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ गार्बाचोव एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। अब गार्बाचोव जो थे उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सही से डायग्नोस किया और इनको सॉल्व करने की एक अच्छी कोशिश उन्होंने की, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए और सोवियत यूनियन का जो है इंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ। उसके पीछे क्या कारण रहे? Here is where the answers become more controversial। यहाँ पे कुछ रीजंस है जिसमें हम आंसर पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन फ्यूचर हिस्टोरियंस। हमें इस जो ये कंट्रोवर्सी हमारे दिमाग में आएगी इसको पढ़ के, तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? हिस्टोरियंस की। द मोस्ट बेसिक आंसर seems to be when Gorbachev carried out this reform and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and become virtually impossible to control। अब गार्बाचोव ने जो कोशिश की, जो सिस्टम को लूज छोड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, प्रशासनिक जो सिस्टम था उसको लूज छोड़ दिया और भी बहुत रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे रिफॉर्म करने की कोशिश की जो कि वर्चुअली तो थे लेकिन प्रैक्टिकली उनको करना मुश्किल था। देयर वर सेक्शंस ऑफ सोवियत सोसाइटी विच फेल्ट द गार्बाचोव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे सोवियत यूनियन की सोसाइटी में जिनको लगता था कि गार्बाचोव हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी मूव कर रहे हैं। एंड वर डिसपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट विद हिज मेथड्स। और वो क्या थे, इनके जो मेथड्स थे इनसे डिसपॉइंटेड थे और इम्पेशेंट थे, मतलब कि खुश नहीं थे। ठीक है, मतलब वो जल्दी से जल्दी चाहते थे, बहुत ज़्यादा जल्दी, और उन्हें यह भी लगता था कि वो जल्दी कर रहे हैं, वो मतलब उनके तरीके से खुश नहीं थे एक तरह से। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड। अब वो खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि कि उन लोगों को जिस तरह से गार्बाचोव काम कर रहे थे उससे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, और दे बेनिफिटेड टू स्लोली, क्योंकि उन्हें जो बेनिफिट मिल रहा था वो बहुत धीरे धीरे मिल रहा था। ये हर देश में होगा, हर पार्टी में, हर सत्ता में होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देश को तो बेनिफिट हो रहा हो लेकिन अगर उनको स्पेशली व्यक्ति को बेनिफिट ना हो रहा हो, या कुछ लोगों का ग्रुप हो, जैसे कुछ पार्टीज़ हों अपोजिशन में, अगर उनको फ़ायदा ना हो रहा हो तो वो कहते हैं कि सिस्टम ही बेकार है, काम करने का तरीका ही गलत है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ थी। अदर्स स्पेशली मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम टुक एग्जैक्टली द अपोजिट व्यू। अब कुछ लोग ऐसे थे कम्युनिस्ट पार्टी में ही जो मतलब कि पार्टी के अंदर ही रह के कार्य कर रहे थे, उनके जो व्यू थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। ठीक है, they felt that their power and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly। अब उन्हें लग रहा था कि जो हमारी पावर्स हैं, जो हमें सम्मान मिल रहा है वो सब छीन लिया जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, और गार्बाचोव है वो मतलब कि उनका सम्मान, उनकी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। इन दिस टग ऑफ वार, अब इस टग ऑफ वार होता है रस्साकसी में, गार्बाचोव लॉस्ट सपोर्ट ऑफ ऑल साइड एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। अब जो ये रस्साकसी थी यानी कि विचारों की जो रस्साकसी थी, इसमें जो गार्बाचोव ने चारों तरफ से अपना जो सपोर्ट था वो खो दिया, क्योंकि कि जब कुछ पार्टी के कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये किस तरह से गलत है, कुछ कहेंगे ठीक है, तो जनता के विचार भी उसी अकॉर्डिंग बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ थी। इवन दोज हु वर विद हिम बिकॉज
disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies। अब कुछ लोग जो उनके साथ थे ना, तो उनको भी अब ये लगने लग गया कि शायद हम गलत हैं, हमें गोर्बाचोव के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि मोदी जी कोई अच्छा कार्य करते हैं और जब अपोजिशन हमें मतलब टीवी के माध्यम से कैसे भी हमें पता चलता है, वो उनकी क्या करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हाँ पहले तो हम मोदी जी की उस नीति को अच्छा मान रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनकी आलोचना सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम ही गलत थे, शायद हमें नॉलेज नहीं थी और वाकई में ये जो नीति बनाई गई है, ये रूल बनाया गया है, ये हमारे फेवर में नहीं है, ये गलत है। यानी कि लोगों के विचार बदल जाते हैं, कुछ लोग उनके सपोर्ट में होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो इसी तरह से ये चीज़ें थी यहाँ पर भी। All this might not have led to the collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many inside। अब जो सोवियत यूनियन के ये जो कोलैप्स के कारण थे, तो उसके पीछे कुछ और मतलब कुछ और कारण भी ऑब्जर्वर्स ने देखे, और जो कि वाकई इसके अंदर ही थे सोवियत यूनियन के, जिनको देखकर सभी सरप्राइज्ड हुए। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर ऑफ सॉवरेंटी विद in various republics including Russia and the Baltic republics। जिस बाल्टिक रिपब्लिक्स कौन से थे, एस्टोनिया, लटाविया और लिथुनिया। अब जो ये सोवियत यूनियन था, इसके अंदर जो कंट्री थे, बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, जैसे ये तीनों के नाम हमने पढ़े, इनके अंदर क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना बलवती होने लगी, यानी कि ये बढ़ गई। और वो क्या चाहते थे कि हमें सॉवरेंटी मिले। सॉवरेंटी होती है प्रभुसत्ता, जहाँ पे हमारा खुद का शासन होता है देश का, किसी दूसरी बाहरी शक्ति का शासन हमारे ऊपर नहीं होता। तो वो ये चाहने लगे। यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूव टू बी द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट केस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR। हेयर अगेन देयर आर डिफरेंट व्यूज़। अब जो यूक्रेन था, जॉर्जिया था और अदर, इन्होंने प्रूव भी कर दिया और मोस्ट, और मतलब कि ये अलग हो गए थे सोवियत यूनियन से, तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि मतलब हमारे अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही है, और जो कि यहाँ पे कारण बना है सोवियत यूनियन के इंटीग्रेशन का। वन व्यू इज़ द nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and the whether or not the reforms had occurred, there would have been internal struggle within the Soviet Union। अब इसके यही कारण थे कि नेशनलिज्म की जो भावना थी वो इसके अंदर, देश के अंदर ही, सोवियत यूनियन के अंदर ही पनप रही थी। और अगर हम इसकी हिस्ट्री से पढ़े तो हमें पता चलता है कि जो रिफॉर्म्स अगर होते या ना होते, मतलब कुछ जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन में अगर ये रिफॉर्म्स ना भी होते जो गोर्बाचोव ने किया, तो भी ये भावना थी कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, तब भी ये जो है सोवियत संघ का विघटन होना निश्चित था। तो ये हमारे भारत में भी हुआ था। अंग्रेज़ों ने जब लास्ट में ये हो गया था ना कि हमें भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उन्होंने भी बहुत से सुधार करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम क्या हो गया था कि हम लोग कुछ सुधार चाहते ही नहीं थे। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी चाहिए थी। तो हमें वो सुधार भी ठीक नहीं लग रहे थे। तो क्योंकि आज़ादी और अपने शासन की, हमारे देश का खुद का शासन हो, किसी अंग्रेज़ों का शासन ना हो हमारे देश पर, तो वही भावना सोवियत यूनियन में थी। वो जो वहाँ के देश थे, जिन 15 कंट्रीज से मिलकर जो रसिया है, वो सोवियत संघ, सोवियत यूनियन कहलाया था, वो भी यही चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले परमानेंटली। ठीक है। अब जो गिवन द साइज एंड डिवर्सिटी ऑफ सोवियत यूनियन एंड इट्स ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम, अब जो सोवियत यूनियन 15 देश उसके अंदर मिले हुए थे, 15 कंट्रीज़ थे, तो जो सोवियत संघ का जो आकार था वो बहुत बड़ा हो गया था। रसिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्री है, और सोवियत संघ के जब ये कंट्रीज़ भी उसमें मिल गए तो उसका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा हो गया, और इतने बड़े साइज़ को मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, ये भी एक कारण बना। ठीक है। अदर थिंग द गोर्बाचोव रिफॉर्म्स स्पीडेड अप एंड द इंक्रीज nationalist dissatisfaction to the point that the government and rules could not control it। अब उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस हम कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो गोर्बाचोव के रिफॉर्म थे वो बहुत स्पीड पकड़ रहे थे और इंक्रीज़ कर रहे थे। जैसे जैसे वो स्पीड से काम कर रहे थे ना, तो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवादी जो नेता होते हैं, जो लोग थे, उनके अंदर ये भावना और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि जो गवर्नमेंट है उसका रूल बढ़ता जा रहा है। ठीक है।
Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious difference. अब कुछ लोग ये सोचते थे कोल्ड वॉर जब हुआ, शीत युद्ध जब मतलब था शुरू था, उस टाइम उन्होंने ये सोचा था कि जो नेशनलिस्ट की भावना उठेगी ना शायद, तो वो इन लोगों में उठेगी। कौन से? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, मध्य एशियाई गणराज्यों में, क्योंकि कि उनकी जो धर्म है, रिलीजियस भावना है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, सोवियत यूनियन से। लेकिन हुआ क्या? within the rest of the Soviet Union and their economic backwards. However, as things turned out, nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part in the Russia and Baltic areas. लेकिन हुआ क्या? उल्टा बिल्कुल। जो ये नेशनलिज्म की भावना थी वो कहाँ पर ज़्यादा मतलब उत्पन्न हुई, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई? ये हुई यूरोपियन, जो कि बहुत प्रोस्पेरियस कंट्रीज थे, यानी कि बहुत संपन्न कंट्री थे वहाँ पर, बजाय कि जो सोचा था कि गरीब देशों में होगी। ये गरीब देश कोई अलग नहीं थे, ये सोवियत यूनियन के अंदर ही रहने वाले कंट्री थे, जिन 15 कंट्रियों से मिलकर बना था ना मध्य एशियाई से, और 5 कंट्रीज़ जो थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, तो उनसे मिलकर ये बना हुआ था सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे सोचा क्या जा रहा था कि जो मध्य एशियाई कंट्री हैं, ठीक है, जो यानी कि सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा मतलब नेशनलिज्म की भावना उठेगी, नेशनलिज्म रिवोल्यूशन होगा यानी कि। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हुआ। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पर ये चीज़ें हुई। ऑर्डिनरी पीपल हेयर फेल्ट अलाइनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन एंड फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने क्यों आवाज़ उठाई? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो गरीब लोग हैं, गरीब कंट्री हैं, इनके जो लोग हैं, मतलब हमारा इनका कोई मेल नहीं है। कई बार हम देखते हैं ना कि गरीब व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाता, अमीर व्यक्ति उठाता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति को क्या लगता है कि गरीब व्यक्ति के साथ रहने से जो उसकी इमेज है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि जो अमीर कंट्रीज़ हैं, प्रोस्पेरिस जो कंट्री हैं ईस्ट के, वो कह रहे हैं कि हमारी मतलब कि हमारे बराबरी ये नहीं कर सकते, इनको इतनी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन सुविधाओं के तो सिर्फ हम ही योग्य हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर थी। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि and concluded also that they were paying too high on economic price to keep the more backward areas within the Soviet। अब इन अमीर कंट्रीज़ को यानी कि ईस्ट के जो यूरोपियन प्रोस्पेरियस कंट्रीज़ थे, इनको ये भी लग रहा था कि हमें इन जो ये बैकवर्ड कंट्रीज़ है ना, इनकी मतलब सोवियत यूनियन क्या चाहता है कि इनको भी ऊपर उठाया जाए, इनको भी प्रोग्रेस किया जाए, इनको भी डेवलप किया जाए। इस वजह से हमें जो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए थी ना, उनका हमें हाई पे करना पड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा महंगी वो ख़रीदनी पड़ रही हैं। इसकी वजह से भी इन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें विघटन चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो ये सभी कारण बने, मतलब क्यों हुआ, हम पढ़ रहे थे कि वाई द सोवियत यूनियन इज़ डिसइंटीग्रेशन। तो यही यहाँ पे ये इसके रीजन्स थे कि जिसकी वजह से सोवियत संघ जो है विघटित हुआ, इंटीग्रेटेड हुआ, ठीक है, ओके।